हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। हम अपने सफर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। और ये चैप्टर जो है और ये वीडियो जो है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है 2022 एंड 23 बैच के बच्चों के लिए। तो ये सीबीएसई की लेटेस्ट गाइडलाइंस और सिलेबस को फॉलो करता है। द फिजिकल एजुकेटर इकलौता ऐसा चैनल है जो आप तक सबसे पहले नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तक वीडियो पहुंचाता है। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि डिजाइन किया गया है 2022 एंड 23 बैच के बच्चों के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या हमें नया पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। सेकंड आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी हम जानेंगे इसी के अंदर। थर्ड है हमारे पास फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स और फोर्थ आता है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स के बारे में। तो बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? तो बायोमैकेनिक्स दो वर्ड से जुड़ के बना है। फर्स्ट वन इज बायो, सेकंड वर्ड इज मैकेनिक्स। तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारा जितना भी बायोस्फीयर है यानी हमारा पूरा सर्कल जिसके अंदर लोग रहते हैं, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मैकेनिक्स जो है एक ब्रांच है फिजिकल साइंस की, जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि हमारा जो कि डील करता है एक्चुअल में बॉडी किस तरीके से एक्ट कर रही है स्टैटिक कंडीशन में और मूविंग कंडीशन में। तो उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो बायोमैकेनिक्स का अगर मैं प्रॉपर मीनिंग बताऊं तो बायोमैकेनिक्स क्या है? एक स्टडी है जिसके अंदर हम फोर्सेस और उसके इफेक्ट के बारे में जानते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग पे होगा जब वो मूविंग और स्टैटिक कंडीशन में होगा। तो इस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बायोमैकेनिक्स बोलेंगे। अब यही एक डेफिनेशन दी है हमारे पास, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। एक ह्यूमन का मूवमेंट पैटर्न किस टाइप से होता है हम उसको बायोमैकेनिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने पहले भी पढ़ा है, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको और अच्छे से पता होगा ये सारी चीजें। तो सबसे पहला हमारे पास न्यूटन ने हमें तीन लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड वन इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? अ बॉडी इज एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will remain in motion at the same speed and in the same direction unless acted upon a external force। अच्छा, अब इस चीज को ना हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक बोर्ड लिया मैंने और इसके ऊपर मैंने ये पेन रखा। अगर मैं इस बोर्ड को मूव ना करूं और इसको बिल्कुल स्टेबल रखूं तो क्या ये पेन मूव होगा? तो आंसर इज नहीं होगा। ये पेन मूव कब होगा? जब मैं इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा दूं। अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मूवमेंट में आ जाएगा और ये तब तक मूवमेंट में रहेगा जब तक इसको रोकने की कोशिश ना करूं मैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जब तक वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा ये मूवमेंट में आ जाएगा। और एक ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग है, जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा रोकने के लिए तब तक ये मूव होता ही चला जाएगा। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिसको बोला गया लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर मैं बॉल फेंकता हूं और उस पे अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स ना लगे, ठीक है, और रेसिस्टेंस ना हो तो वो जाती ही चली जाएगी। और अगर मैं बॉल को हिट नहीं करता और वो वहीं की पड़ी रहेगी तो वो वहीं रहने वाले है। जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा उस पर तब तक उस पर कोई मूवमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जानते हैं इसका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स के अंदर इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक फुटबॉल का गेम चल रहा है और एक फुटबॉल वहां पे रखी हुई है, तो वो तब तक रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। जैसे ही कोई एथलीट उस पर किक करेगा तब वो बॉल मूव होना स्टार्ट होगी।
जब तक कोई उस पर किक ही नहीं करेगा तो क्या वो बॉल मूव होगी? नहीं होगी, वहीं की वहीं रहेगी। तो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड जो है, अ स्केटर ग्लाइड ऑन आइस विल कंटिन्यू ग्लाइडिंग विद द सेम स्पीड एंड द सेम डायरेक्शन बेरिंग द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। अगर मान लो आप बर्फ के ऊपर एक जो आप बंदा है आइस स्केटिंग कर रहे हैं, तो आइस स्केटिंग करते करते वो स्पीड में गया। अब वो जब तक कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे तो वो स्केट करता करता सीधा ही चले जाएगा और सेम डायरेक्शन में जाता ही चला जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो सेम डायरेक्शन सेम स्पीड के अंदर मूव करता ही रहेगा अनलेस उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, बाहर से कोई दूसरी फोर्स लगे जो कि उसको रोके। ठीक है, तब तक वो नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो काम करती है वो है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो इन मूवमेंट को, जो ऐसा कंटिन्यूअस फ्लो होता है, उसको रोकने का काम करती है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड हम बढ़ते हैं इसके अंदर आगे, जो कि है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या बोलता है? अ चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में आता है तो जितना ज्यादा मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा वो उतनी तेजी से जाएगी, और जितना मैं कम फोर्स लगाऊंगा वो उतना स्लो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। मान लो मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं उसको धीरे से फेंकूंगा तो वो धीरे धीरे स्पीड में जाएगी। अगर मैं उसको जान लगा के तेज फेंकूंगा तो वो बहुत तेज जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं। तो ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स कम एक्सेलरेशन। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लॉ। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या है? अगर उस बॉल का वेट ज्यादा है और मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो कम दूर जाएगी। अगर उस बॉल का वेट हल्का है और मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो ज्यादा दूर जाएगी। ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज है इस लॉ के अंदर। अब जानते हैं इसका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स के अंदर कैसे अप्लाई होता है। तो जब भी हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं या किक करते हैं तो वो सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, और जितनी तेजी से मैं उसे किक करूंगा वो उतनी ही तेजी से जाएगी। ठीक है, जितना मैं फोर्स लगाऊंगा वो उतनी स्पीड में जाएगी, जितना मैं कम फोर्स लगाऊंगा उतना वो कम जाएगी। जितना बॉल का वेट ज्यादा होगा वो उतना कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतना कम एक्सेलरेशन आएगा। जितना बॉल का वेट कम होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। तो ये था इसका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। चलिए जानते हैं अपना अगला लॉ, जो कि है लॉ ऑफ रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारे एक टीचर होते थे, मुकेश वशिष्ठ नाम था उनका। तो जो हमारे मुकेश वशिष्ठ सर थे उन्होंने हमें एक चीज सिखाई थी। चीज क्या सिखाई थी? उन्होंने बोला कि इधर आओ, अगर मैं ना तुम्हें गाल पे थप्पड़ मारूं तो उससे क्या होगा? जितनी तेज तुम्हें गाल पे लगेगी ना उतना ही तेज मुझे हाथ पे भी लगेगा। तो अगर मैं तुम्हें मार रहा हूं तो मैं खुद भी दर्द ले रहा हूं। तो ये हमारे टीचर ने हमें समझाया था, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं समझाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अभी वर्चुअल क्लास में हूँ। अगर फिजिकल क्लास में होता तो मैं भी यही अपने सर को फॉलो करता। ठीक है, तो वर्चुअल क्लास होने के कारण हम ये समझते हैं कि जैसे ही मैं कोई एक्शन लेता हूं उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोन को तेज से फेंक के मारूंगा तो वो टूटेगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा, अब इसका समझते हैं एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। इसका एप्लीकेशन कैसा होता है? मान लो स्विमिंग कर रहे हैं, जब स्विमिंग कर रहे हैं तो जितनी मैं आगे से हाथ से पानी को पीछे फेंकूंगा उतनी तेजी से मैं आगे जाऊंगा। तो जितना फोर्स मैंने पीछे लगाया उतना मेरी बॉडी को वो आगे पुश करेगा। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो ये थे न्यूटन के 3 लॉ। अब जानते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, जो कि है इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का ना पहले एक बार मतलब समझते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? जब मान लो ये पेन है, ठीक है, मैं इसको बैलेंस करने का कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा ना एक बॉटल ले लेता हूँ। मान लो मैं इस बॉटल को बैलेंस करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो जितने भी इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं, मुझे उनको काउंटर करके और इसको एक स्टेबल पोजीशन में बना के रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको स्टेबल पोजीशन में नहीं बना पा रहा, ये गिर रही है बार बार, तो यानी एक तरफ से फोर्स ज्यादा लग रहा है और दूसरी तरफ से कम लग रहा है, जिसकी वजह से ये बेंड होके गिर जा रही है। जब मुझे ये समझ आ जाएगा मेरे को किस तरफ कितना फोर्स लगाना है, तब ये एक स्टेबल पोजीशन के अंदर रह पाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक पोजीशन है जहां पे एक चीज, एक ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी को अचीव करता है।
अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला गया डेफिनेशन के अंदर कि स्टेबिलिटी को अचीव करता है, बल्कि यहाँ पे इसको ऐसे समझाया गया कि चारों तरफ से काउंटर फोर्सेस लग रहे हैं। जब ये काउंटर फोर्सेस इक्वल हो जाए, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाए, यानी सब तरफ से बराबर फोर्स लग रहा हो, जितनी जान दूसरे तरफ से हवा लग रही है हर तरफ से बराबर हो, इस तरीके से कि सबका अगर मैं सम कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा, तो वो एक बैलेंस्ड पोजीशन के अंदर रहेगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, और अगर कॉमन लैंग्वेज में समझना, इक्विलिब्रियम क्या है, एक बैलेंस्ड पोजीशन है बस। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आगे देखते हैं। अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अकर व्हेन बॉडीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ओवर द बेस एंड द सपोर्ट ऑफ लाइन इज फॉल इनटू द ग्रेविटी ऑफ द बेसल लाइन। ठीक है, तो बेसिकली यही बात इसमें भी समझाई गई है। अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये होता है 2 टाइप का, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस स्टेट। ठीक है, एक बैलेंस्ड स्टेट। ओके, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? ये एक ऐसा स्टेट है बॉडी का जहां पे बॉडी अगर मान लो रेस्ट पे है या मोशनलेस है, ठीक है, और उस पोजीशन के अंदर मैं अपने बॉडी का बैलेंस बना के रहूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको एक पैर पे खड़े हो जाओ। जब आप एक पैर पे खड़े हो जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे ऐसे गिरोगे, ये बैलेंस बनाने का कोशिश करोगे। जब आप एक स्टेबल पोजीशन के अंदर आ जाओगे, जब आपकी बॉडी मूव नहीं होगी, तो आपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। ठीक है, अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच बॉडी इज एट रेस्ट एंड नेट फोर्स इज 0। तो आप जैसे आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो आप काउंटर फोर्स लगाओगे उसको वापस से सेंटर में आने के लिए, फिर जैसे बिगड़ेगा फिर आप काउंटर फोर्स लगाओगे कि वापस से मैं बीच में आ जाऊं, ताकि आपका जो बॉडी वेट है वो एक तरफ ना रह के जब वो सेंटर में रहेगा तो आप एक स्टेबल पोजीशन के अंदर रह पाओगे। ठीक है, तो ये पोजीशन को मेंटेन रखना और अपने एक स्टैटिक पोजीशन को बना के रखना जहां पे आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, एक स्टिल पोजीशन के ऊपर आप बैलेंस बना रहे हो, तो उसको बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहाँ पे जो ये लड़की है, ये केवल और केवल एक स्टिल इसी पॉइंट पे अपना बैलेंस बना रही है, इसी एक फुट पे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलूंगा। सेकंड आता है हमारे पास इसके अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम हमें इसमें भी बैलेंस बना के रखना है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। जब मैं एक्टिविटी करते करते बैलेंस बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कार्टव्हील करो, कार्टव्हील होता है ना कि हम हाथ रखते हैं फिर ऐसा टर्न बना के एक व्हील जैसा पोज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोला एक कार्टव्हील करके दिखाओ और आप कार्टव्हील करो और आप बैलेंस बना के वापस से स्टेबल पोजीशन पे आओ, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि आपने थ्रू आउट द टाइम अपने बॉडी का मोशनलेस किया, मतलब अलग अलग मोशन में डाला, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी दूर गए, एक तरफ बॉडी का वेट बढ़ाया, दूसरी तरफ कम किया, लेकिन एट द एंड आप एक बैलेंस्ड स्टेट में हो। ठीक है, आप एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम अपने बॉडी का बैलेंस बना के रखना थ्रू आउट द एक्टिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम इसके अंदर कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफाइन करेंगे कि आप कितना स्टेबल रहने वाले हो, कितना बैलेंस्ड रहने वाले हो, या कितना एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहने वाले हो। तो फर्स्ट चीज इसके अंदर आते हैं, स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय वाइडनिंग द बेस ऑफ सपोर्ट। अच्छा, एक चीज इसको समझते हैं। मान लो ये पेन है मेरे पास, अगर मुझे इसको स्टेबल करना है, जिसका बेस जो है बहुत छोटा है, अगर मैं इसको स्टेबल करना चाहूंगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसको मेरे को स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि एक मटेरियल जिसका बेस जो है बहुत बड़ा है, अगर मुझे स्टेबल करना होगा इसको, तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसका बेस को वाइडन कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, तो वो आसान हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड आता है स्टेबिलिटी इन प्रोपोर्शनेट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट जितना ज्यादा होगा वो उतना प्रोपोर्शनेट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये खाली बॉटल है, खाली बॉटल को अगर मैं हाथ में रखूंगा तो ये हिल रहेगी, क्योंकि बाहर से हल्की सी भी हवा लगेगी या थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो ये मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, जबकि अगर ये पूरा फिल्ड बॉटल होती तो ये बिल्कुल स्टेबल रहती, बेशक से थोड़ी मोड़ी हवा भी लगती है, तब भी क्या होता है, वो इसको हिलाने के लिए काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेबल पोजीशन में रहता। थर्ड आता है लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
और जैसे ही मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना मेरा ग्राउंड के क्लोज होगा उतना ज़्यादा मैं स्टेबल रहूंगा, और जितना ग्राउंड से दूर होगा उतना मैं कम स्टेबल रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आप लेट जाओ, तो आप लेट के ज़्यादा स्टेबल रहोगे, या मैं बोलूंगा आप खड़े हो जाओ तो ज़्यादा स्टेबल रहोगे। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से दूर उतना कम स्टेबिलिटी। ओके, और अगर मुझे पता है किस तरफ से मेरे को फोर्स लगने वाला है, अगर मुझे पता है ये बात पहले से ही, तो मैं ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में रह पाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये बॉटल है, अब मुझे पता है यहाँ से फोर्स लगने वाला है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे को पता ना हो कहाँ से फोर्स लगने वाला तो ये गिर जाएगी, लेकिन मेरे हाथ को पता है ये फोर्स यहाँ से लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको दूसरी तरफ डायरेक्शन से सपोर्ट दूंगा ताकि इसका बैलेंस ना बिगड़े। ठीक है, तो जब मेरे को नॉलेज होता है तो मैं उसके लिए पहले से तैयार हो जाता हूँ, उससे लड़ने के लिए। तो नॉलेज ऑफ डायरेक्शन होगा तब भी मैं क्या होगा, मेरा इक्विलिब्रियम और अच्छा रह पाएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक बैलेंस्ड और स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, एक कितना बंदा कितना बैलेंस्ड है, कितना स्टेबल है, वो डिपेंड करेगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बेस लाइन होती है, एक बेस सपोर्ट होता है, जो कि अगर इसको मेनली समझना है ना कि आपका बॉडी वेट किस तरफ है, आपका जो मेन बॉडी का मास है वो किस तरफ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पैर पे खड़ा हूं और मेरा बॉडी ऐसे रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरफ गिर जाऊंगा। मेरे को अपना सारा जो बॉडी का मास है वो सेंटर में लेके आना है, फिर मैं एक स्टेबल पोजीशन के अंदर खड़ा रह पाऊंगा। बोलता है कि अपना बॉडी का जो मास है वो एक सेंटर के अंदर लेके आओ, जहां पे आपका फुट होगा या जहां पे आपका बेस होगा उसके सेंटर में लेके आओ। जब आपका बेस के सेंटर पे होगा तो आप एक बैलेंस स्टेट के अंदर रह पाएंगे। ठीक है, तो ये इतना सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे समझा सकता हूं। नेक्स्ट जानते हैं हम इसके अंदर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्पोर्ट्स के अंदर क्या काम है। अगर मुझे बेटर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नॉलेज होना और मेरा एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना, वो मेरे को रिजल्ट तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप एक बास्केटबॉल या वॉलीबॉल के प्लेयर हो, तो आप क्या करते हो, आप ग्राउंड में पहले से ऐसे झुक के खड़े रहते हो। झुक के खड़े रहना क्यों, जब भी मेरे को डायरेक्शन चेंज करना होगा मैं एकदम से कर पाऊंगा। तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा उतना मेरे अंदर क्विकनेस आएगा, मैं एकदम से मूव कर पाऊंगा। लेकिन आप नॉर्मल स्टेबल खड़े रहोगे और आपको एकदम से बॉल को हिट करना पड़ेगा तो आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के जो प्लेयर होते हैं, जब उनको वेट करना होता है तो वो अपने हाथ को नीज पे रख के बेंड हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, स्प्रिंटर्स जब स्प्रिंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हिप को उठा लेते हैं, अपने हाथ को आगे कर लेते हैं और लीन होते हैं आगे की तरफ, कि जैसे ही वो विसल होगा मैं एकदम से आगे की तरफ मूव कर पाऊँ। तो ये स्प्रिंट लेने का भी तरीका होता है, जहाँ पे हम अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर देते हैं ताकि मेरा जो बेस है वो और स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, रेसलिंग के अंदर कोई आपको गिरा ना पाए, तो आप ज्यादा बैलेंस स्टेट पे कब होंगे, जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा। तो जब भी रेसलर्स होते हैं वो सीधे होकर नहीं लड़ते, वो यूं झुक के लड़ते हैं, झुक के लड़ते, झुक के ग्रैब करते हैं एक दूसरे को, ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो से लो रहे और वो स्टेबल पोजीशन के अंदर रह पाए, जो उसका ओपोनेंट है वो उसको गिरा ना पाए। ठीक है, तो ऐसे ही हर स्पोर्ट्स के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एप्लीकेशन होता ही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना अगला टॉपिक, जो कि है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन का मतलब बेसिकली सबको पता ही है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी एक बार डिफाइन कर देता हूँ। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस एंड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे मूव ओवर ईच अदर। ठीक है, तो अगर इसको समझना हो, फ्रिक्शन क्या है, दिस इज फ्रिक्शन, जहां पे एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, ये घिसेंगे आपस में, तो ये घिसना ही फ्रिक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये फ्रिक्शन है ये होता है दो टाइप का, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्टेबल पोजीशन के अंदर है और मुझे उसे पुश करना है, तो उसको मूवमेंट में लाने के लिए उसका स्टैटिक जो पोर्शन है मेरे को उसको ब्रेक करके आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी को मुझे उसे पुश करना है, तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी को पुश करने के लिए पहले बहुत पावर लगेगा, एक बार वो मूवमेंट में आ जाएगा फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो वो उसका स्टैटिक पोर्शन को तोड़ना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में जहां पे मूव नहीं कर रहा और मैं इसको मूवमेंट में लेके आऊं, इसका फ्रिक्शन हो रहेगा जब स्टैटिकली, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलूंगा। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस व्हेन एन इंडिविजुअल ट्राई टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्टेशनरी है, ठीक है, विदाउट एक्चुअली ट्रिगरिंग एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस विच इट इज ऑन। ओके, चलिए अगला पढ़ते हैं हम इसके अंदर, जो कि है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग टू ईच अदर एंड रब टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में जा रहे हो और एक दूसरे के साथ घिस जाए, इसको बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। अब ये डायनेमिक फ्रिक्शन है, दो टाइप का होता है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। जहां पे एक ऑब्जेक्ट स्लाइड होके गिरेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये बोर्ड, यहाँ पे ये लिया मैंने पेन और मैंने इसको ऐसे रखा कि ये स्लाइड होके गिरेगा। जब ये ऐसा स्लाइड होके गिरेगा तो इसको बोला हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और मैंने अब की बार ऐसा लिया और ये रोल होके गिर रहा है, दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रोल होगा उसको मैंने बोला रोलिंग फ्रिक्शन, और जहाँ पे स्लाइड होगा तो उसको मैं बोलूंगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के लिए एग्जाम्पल हो सकता है फुटबॉल, जब शूट करते हैं हम बॉल को तो बॉल क्या होती है, रोल करती है ग्राउंड पे, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग के लिए हम कह सकते हैं आइस स्केटिंग, क्योंकि वहां पे आइस के ऊपर वो स्लाइड कर रहा होता है। ओके, तो ये था फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। अब इसके अंदर हम जानते हैं फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस है, जो कि हमें क्या करता है, हमें हमारी पोजीशन को होल्ड करने में हेल्प करेगा, जो कीप द ऑब्जेक्ट एट इट्स पोजीशन। अगर मान लो फ्रिक्शन होता है तो वो क्या करता है, ग्राउंड पे एक चीज को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेबल लिया और इस पर बहुत सारा ऑयल गिरा दिया। अब ऑयल गिरा के अगर मैं इस पे ग्लास रखूंगा तो ये क्या होगा, ग्लास जो होगा वो क्या कभी स्टेबल रहेगा, वो इधर से उधर हिलता रहेगा और गिरने के उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा हो, यानी मान लो कि ये रफ बोर्ड है जिसके ऊपर मैंने ये रख दिया बॉल, तो अब ये बॉल तक भी मूव नहीं होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा वो उसको उसकी पोजीशन में बनाए रखने में हेल्प करेगा। इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं वो कांटे वाले शूज यूज करते हैं, जिसको स्टड्स बोलते हैं, ठीक है। उनके शूज के नीचे स्पाइक्स होते हैं ताकि वो उनकी स्टेबिलिटी बनाए रखने में हेल्प करे और ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है, हेल्प करता है हमें मूव होने में। अब एक चीज याद रखना हमेशा, अगर मान लो एक सरफेस पे ऑयल गिरा पड़ा हो और आपको बोला जाए कि आपको मूव करके जाना है, तो आप जैसे ही उस ऑयल पे पैर रखोगे तो क्या होगा, स्लिप होने का चांस रहेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपका सरफेस जो हो थोड़ा रफ हो, वहां पे आप बहुत इजीली वॉक कर पाते हो। तो फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है वॉक करने में, होल्ड करने में ऑब्जेक्ट को। हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। वो फिंगरप्रिंट्स क्या है, एक टाइप से है हमारा बॉडी के अंदर ऐसा नेचुरल पोर्शन है जो एक रफ एरिया क्रिएट करता है हमारे हाथ में, ताकि हम ग्रिप कर पाए चीजों को, वो फ्रिक्शन जनरेट कर पाए, ठीक है। तो फ्रिक्शन ही है हमें जो कि चीजों को होल्ड करने में भी हेल्प करता है। अब इसी फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये फ्रिक्शन हमारा चीजों को खराब भी करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा शूज का घिसना वो होता है इस फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और भी बाकी बहुत सारी चीजें जहाँ पे भी हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो और हमारा जो इक्विपमेंट है वो खराब ना हो, ठीक है। वेस्ट ऑफ एनर्जी, अगर फ्रिक्शन ना होता तो मैं कम एनर्जी में भी बहुत सारी मूवमेंट कर पाता, बहुत सारे काम कर पाता। लेकिन फ्रिक्शन होने के कारण मैं लिमिटेड एनर्जी में लिमिटेड ही काम कर पाऊंगा। स्लो डाउन द स्पीड, फ्रिक्शन की वजह से ही स्पीड कम होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक ऑब्जेक्ट अपनी सेम डायरेक्शन के अंदर और सेम स्पीड के अंदर लगातार मूव करता ही रहेगा और वो कभी भी नहीं रुक पाएगा। मूवमेंट मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट, जब फ्रिक्शन होता है तो हमारा मूवमेंट डिफिकल्ट होता है, हमारा फोर्स ज्यादा लगेगा, हमें ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक मूवमेंट को और डिफिकल्ट बनाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे फ्रिक्शन के। तो चलिए अपना नेक्स्ट और नए टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट। अब प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है, तो इसको थोड़ा सा ना हमें समझना पड़ेगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर मैं एक गेम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो कि बहुत फेमस हो गया आजकल में, जो कि है जैवलिन थ्रो। तो जैवलिन जो है वो फेमस हो पाया नीरज चोपड़ा की वजह से। वैसे तो पहले भी फेमस था, लेकिन एक पहचान दिला दी इंडिया को नीरज चोपड़ा ने। अब ऐसा है, मान लो मेरे हाथ में है जैवलिन, अब मुझे इसे थ्रो करना है। जैवलिन छोड़ो, सिंपल सा एक आंसर लेता, आपके पास एक बॉल है, अगर आपको बॉल को थ्रो करना है, मैंने बोला आपको बॉल दूर से दूर पहुंचानी है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी?
कि या मैं नीचे नीचे फेंकता हूँ कि ग्राउंड से वो नीचे नीचे ऐसे ऐसे करके ही ट्रैवल करे। दूसरा होगा एक बंदे का है जिसकी स्ट्रैटेजी है, जो यहाँ पे खड़ा है, उसने बोला मैं एक काम करता हूँ, बॉल को ऐसे उछालता हूँ ऊपर, फिर वो जाके नीचे जाए। ठीक है, दो बंदे हो गए, किसका बॉल दूर जाएगा। और एक थर्ड बंदा है जो कहता है यार मैं ऊपर फेंकूंगा तो ऐसे मूव हो जाएगा, नीचे फेंकूंगा तो यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगी, मैं काम करता हूँ मैं बीच में फेंकता हूँ, तो किसका बॉल सबसे दूर जाएगा। तो आपका आंसर होगा जो बीच में फेंकेगा। ऐसा क्यों, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर आप बॉल फेंकते हैं यहाँ पे 60 डिग्री पे, तो आपका बॉल जो होगा वो एक हाइट लेगा, फिर उसके बाद एक स्टेबल पोजीशन पे आएगा और ग्रेविटी इस पे एक्ट करना स्टार्ट करेगी और ये गिरता हुआ चला जाएगा, तो वो एक लिमिटेड डिस्टेंस ही कवर करेगा। लेकिन जब आप नीचे नीचे फेंकेंगे तो आप दूर तक से दूर फेंकने लगेंगे, तो आपका जो ग्रेविटी, जब तक फोर्स ज्यादा रहेगा ऑब्जेक्ट पे तब तक तो वो ग्रेविटी को काउंटर करता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका एक एक्सेलरेशन टूट जाएगा तो वो फिर ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी और वो वापस नीचे आ जाएगा। सबसे आइडियलिस्टिक पोजीशन मानी जाती है 45 डिग्री। जब एक ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे फेंका जाता है तो सबसे दूर में अटेन करेगा अपना जो स्पीड जो होगा, ग्रेविटी जो एक्ट करने लगेगी वो सबसे दूर एक्ट करेगी उस पर, और वो सबसे दूर ही जाके फॉल होगा। ठीक है, तो सबसे आइडियलिस्टिक पोजीशन है 45 डिग्री। तो ये जितने भी एथलीट्स होते हैं, क्योंकि बॉल फेंकना, शॉर्टपुट फेंकना ये सबको आता है, जैवलिन फेंकना भी सबको आता है, लेकिन सबसे दूर जाना तो वो प्रैक्टिस करते हैं वो कितना क्लोज फेंक पाए 45 डिग्री के। तो जैसे ही हम कोई भी चीज स्पेस के अंदर फेंकते हैं या एयर के अंदर फेंकते हैं तो वो ट्रैवल करती है कई चीजों के इन्फ्लुएंस में। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस और भी बाकी सारे फोर्सेस, इसी चीज को प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट कितना दूर गिरेगा, कितना डायरेक्शन होने वाला है, कैसे मूव होगा, वो उसका प्रोजेक्टाइल कहलाता है जब आप उसको स्पेस में फेंकोगे। ओके, चलिए अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ हवा कितनी चल रही है। अगर हवा ज्यादा चल रही है तो आपका बॉल दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हवा उस बॉल को रोकेगी, उसको काउंटर करेगी, तो आपका फोर्स कम हो जाएगा। तो एयर रेसिस्टेंस यानी हवा। सेकंड, ग्रेविटी, जितना ज्यादा ग्रेविटी उस पर लगेगा वो उतना स्लो हो जाएगा। ठीक है। थर्ड आता है स्पीड ऑफ रिलीज या इनिशियल वेलोसिटी। मैंने फोर्स कितना लगाया, मैंने फोर्स लगाया बहुत ज्यादा, तो वो बहुत दूर तक जाएगा। अगर मैंने फोर्स ही यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी स्लो थी, शुरुआत ही स्लो से गया, तो वो कभी भी मैं 45 डिग्री में ही फेंकूंगा, अगर फोर्स कम लगाया तो वो यहीं गिर जाएगा। ठीक है। तो फोर्स भी डिपेंड करता है, यानी उसका इनिशियल स्पीड भी डिपेंड करता है। इनिशियल स्पीड वो कैसे अटेन करेगा, इनिशियल वेलोसिटी वो कैसे अटेन करेगा, कितना फोर्स उस पर एग्जर्ट हुआ है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड आता है एंगल ऑफ रिलीज। मैंने बताया अभी सबसे आइडियलिस्टिक एंगल 45 डिग्री माना गया। 45 डिग्री पे वो सबसे ज्यादा दूर फेंक पाएगा, ये एक साइंटिफिक तरीका है पता लगाने का। नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ रिलीज। मैंने जब वो फेंका तो उसने कितना हाइट अटेन किया। अगर 45 डिग्री पे भी फेंकता हूं मैं, उसने हाइट ज्यादा अटेन कर लिया, वो दूर ज्यादा फॉल होगा। अगर उसने हाइट ही कम अटेन किया तो वो फॉल भी जल्दी होगा, ये चीज समझ लो। ठीक है। और लास्ट चीज है इसके अंदर स्पिन। अगर वो ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्टाइल भी उसी के हिसाब से अफेक्ट होगा। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। इतना ही है आज के इस चैप्टर के अंदर। आप सभी के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी टू हिट अ बॉल फर्देस्ट पॉसिबल। आपके पास आपको एक बॉल फेंकनी है दूर से दूर, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाओगे कि आप इस बॉल को सबसे दूर फेंक पाओ, जितना दूर फेंक सकते हो उतना दूर फेंक पाओ। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाओगे, आपको मुझे ये बता दें। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर आने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें हमारी नई प्लेलिस्ट को।